नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है पाश्चात्य अनुवाद चिंतक न्यूमार्क और गिडियन टोरी। आज की चर्चा के केंद्र में जिन बिंदुओं को हम शामिल कर रहे हैं वे हैं पीटर न्यूमार्क की रचनाएं, उनके द्वारा बताए गए अनुवाद की अवधारणा के प्रकार और संक्षेप में पीटर न्यूमार्क की स्थापना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गिडियन टोरी के संदर्भ में। टोरी अनुवाद की व्यवस्था सिद्धांत पॉलीसिस्टम थियरी ऑफ ट्रांसलेशन को किस रूप में स्थापित करते हैं, इस पर विचार करेंगे। इसके साथ साथ हम बताने की कोशिश करेंगे कि द नेचर एंड रोल ऑफ नॉर्म्स इन ट्रांसलेशन, इनका जो कार्य है, इनकी जो रचना है, इसको किस रूप में स्थापित किया जाए, इसको किस रूप में रेखांकित किया जाए और कैसे कैसे उन्होंने इसके विभिन्न पक्षों को बताने की कोशिश की है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले पीटर न्यूमार्क की चर्चा के साथ। पीटर न्यूमार्क वास्तव में अनुवाद अध्ययन के एक प्रमुख सिद्धांतकार और विचारक रहे हैं और उन्होंने अनुवाद को अपने ढंग से समझने की, व्याख्यायित करने की कोशिश की है। यद्यपि उनकी किसी स्थापना को कोई एक अलग से सिद्धांत के रूप में नहीं बताया जा सकता है। जो प्रस्तुत अवधारणाएं हैं, जो विचार हैं, उनकी नई व्याख्या उन्होंने की है और उसी के आलोक में उन्होंने अनुवाद को समझने समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने अनुवाद को लेकर के, अनुवाद के संदर्भ में कई पुस्तकें लिखी। उसमें जो प्रमुख हैं वह है ए टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन, ए पैराग्राफ ऑन ट्रांसलेशन, तीसरी है अबाउट ट्रांसलेशन, चौथी है मोर पैराग्राफ्स ऑन ट्रांसलेशन और पांचवी है अप्रोचेज टू ट्रांसलेशन। तो इन पुस्तकों के शीर्षक से ये पता है कि कैसे अनुवाद को विभिन्न कोणों से समझने की जरूरत को महसूस करते हैं और इनकी स्थापना मूलतः और प्रथमतः व्यावहारिक अनुवाद के साथ साथ जुड़ती है, यानी प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन के साथ जुड़ती हैं। और इनकी जो एक स्थापना अगर कह दी जाए तो वो है कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, यानी संप्रेषण केंद्रित अनुवाद के लिए प्रबल पक्षधर हैं, उसी के अध्येता हैं और उसी पर बल देते हैं। यद्यपि उन्होंने अनुवाद की अवधारणाओं को दो रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, इसको भी चर्चा करेंगे। अर्थ केंद्रित अनुवाद और संप्रेषण केंद्रित अनुवाद। इसको किस रूप में समझने की जरूरत है, एक पर भी हम विचार करेंगे। और पहले हम ये जानते हैं कि पीटर न्यूमार्क असल में चाहते क्या है। पीटर न्यूमार्क की जो पूरी अवधारणा है कि जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो ट्रांसलेशन में नहीं है। हमारी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बातचीत में होती है, गलतफहमी हो जाती है, या संप्रेषण का जो अभाव होता है, या हम जो कहना चाहते हैं वो दूसरी भाषा तक पहुंच नहीं जाता है। ये दूसरी भाषा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है या अनुवाद के रूप में देखी जाती है। लेकिन उससे भी अलग अलग हम बात करें तो हम जो कम्युनिकेटिव स्किल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, तो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आपके सम्मुख में आपको संबोधित कर रही हूँ, तो क्या जो मैं कहना चाहता हूँ वो ठीक ठीक आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अगर कम्युनिकेशन गैप है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आशय कुछ और होता है और उसका अर्थ निर्धारण कुछ और हो जाता है, उसकी व्याख्या कुछ और हो जाती है, तो उसका कारण यही होता है कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है। और ठीक से संप्रेषण ना होने के कारण जैसे हम आपसी संवाद में अच्छी तरह से स्थापित कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मानना उचित होगा कि इसी तरह से अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण के अभाव में, कम्युनिकेशन गैप के कारण हम सही ढंग से अनुवाद नहीं कर पाते। तो अब हम समझने की कोशिश करें कि असल में कि उनकी जो अनुवाद के बारे में मत हैं, उनकी अवधारणाएं हैं, वो किस रूप में दिखाई देती है। जैसे मैंने बताया
कि अलग अलग समय पर जब इन्होंने पुस्तकें लिखी तो टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन, तो इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कैसे टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है, कि ट्रांसलेशन को पहले कैसे उसके फंडामेंटल्स बताए जा सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, व्हाट ट्रांसलेशन स्टैंड्स फॉर, हाउ ट्रांसलेशन इज बीइंग डन, इन सब बातों का विवेचन करना अपेक्षित होता है। जैसे अनुवाद है क्या, अनुवाद किया कैसे जाता है, अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, अनुवाद किसके लिए किया जाना चाहिए, किसका अनुवाद किया जाना है, किसका अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए, ये सारी बातें हम चर्चा के केंद्र में रखते हैं। इसी तरह से जब वो दूसरी पुस्तक लिखते हैं पैराग्राफ्स ऑन ट्रांसलेशन, तो कुछ छोटे छोटे विचार छोटे छोटे टुकड़ों में वो अपने मत प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से जब मोर पैराग्राफ्स ऑन ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो असल में कुछ जो बातें वो नहीं कर सके थे उस पुस्तक में, उसको अलग से रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। अबाउट ट्रांसलेशन, तो अनुवाद क्या है, अनुवाद के बारे में विस्तार से फिर समझाने की कोशिश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बाद में वो है अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद के जो उपागम है उनकी चर्चा की जाती है, उसके संदर्भ में बात की जाती है। अब हम देखें कि किस रूप में वो बताने की कोशिश करते हैं। वो है कि अर्थ केंद्रित अनुवाद, सिमेंटिक ट्रांसलेशन। ये सिमेंटिक ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है? सिमेंटिक ट्रांसलेशन करने के लिए असल में इन सिमेंटिक ट्रांसलेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, यानी अर्थ केंद्रित अनुवाद में क्या करना चाहिए कि एवरी वर्ड ट्रांसलेटेड व्हाट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन एवरी वर्ड ऑफ ट्रांसलेशन। वो क्या करता है? सेपरेट सम लॉस ऑफ मीनिंग। क्या करता है? एवरी वर्ड ऑफ ट्रांसलेशन सेपरेट्स, और वो सेपरेट करता है। तो उसके बाद क्या होता क्या है, तो इन सेमेंट, अब उनके शब्दों के ही हवाले से कहें अपनी ओर से ना कुछ जोड़ते हुए, तो ठीक ठीक वे क्या कहते हैं, इन सिमेंटिक ट्रांसलेशन एवरी वर्ड ट्रांसलेटेड represents some loss of meaning where word has no meaning at all। तो क्या होता है कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन में, यानी अर्थ परक जो अनुवाद है, उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसा शब्द होता है जिसमें कोई अर्थ हो जाता है और कुछ शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। तो अर्थ केंद्रित अनुवाद में हम छूट लेते हैं। क्या छूट लेते हैं? छूट लेते हैं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार अनुवाद करें। अनुवादक की दृश्यता दिखाने की कोशिश की जाती है। अनुवादक ये कोशिश करता है कि उसकी भूमिका रहे, और अनुवादक अपने ढंग से कुछ चीज़ों को जोड़ता घटाता है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तब सिमेंटिक ट्रांसलेशन को, यानी अर्थपरक अनुवाद को प्रमुखता दी जाती है। और इस कड़ी में, इस प्रमुखता के दायरे में ले जाने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ शब्दों के कुछ अर्थ ही खत्म हो जाते हैं, कुछ शब्दों में कोई अर्थ रह ही नहीं जाता है, और ये लॉस ऑफ मीनिंग तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जिससे अनुवादक को बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अगर अर्थ का संयोजन नहीं रहेगा, अर्थ का अंतरण नहीं होगा, तो अनुवाद की गतिविधि, अनुवाद की कार्यवाही सही ढंग से संपन्न ही नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है। और दूसरा अनुवाद के उदाहरणों को जो दूसरे रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया वो क्या है? संप्रेषण केंद्रित अनुवाद, यानी कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, इसको इस रूप में बताने की कोशिश की। कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन पर वे बल देते हैं, संप्रेषण पर अनुवाद पर बल देते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो मूल पाठ में है उसका अंतरण जब तक नहीं होता है लक्ष्य पाठ में, तब तक सही ढंग से अनुवाद के साथ न्याय नहीं हो पाता। और इस पूरी प्रक्रिया में ये देखने की बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या जो मूल पाठ है उसका ढांचा वही बना रहता है, उसके सरोकार वही बने रहते हैं, उसका आशय वही रहता है, उसकी अवधारणाएं वही रहती हैं, उसकी प्रस्तावनाएं वही रहती हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो जो उनकी अवधारणा है वो बहुत रोचक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। तो नीमार की जो स्थापनाएं हैं उसको इस दृष्टि से विश्लेषित करने के लाभ होते हैं, और हम देख सकते हैं, कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन की जब वे सीमाएं बताते हैं
तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लॉस एंड गेन इन ऑफ मीनिंग इन ट्रांसलेशन ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहता है। कैसे अर्थ कहीं अपनी छवि खो देता है, कहीं नया अर्थ धारण कर लेता है, और इससे और कुछ नहीं होता, मूल पाठ के साथ छल छद्म होता है। और उस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक को तो एक स्थान मिल जाता है, उसकी दृश्यता स्थापित हो जाती है, लेकिन मूल पाठ की संरचना बिखर जाती है। तो इसलिए सिमेंटिक ट्रांसलेशन की जो सीमाएं उन्होंने बताई है अनुवाद की, वो निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है, रेखांकित करने योग्य है। इसी तरह संप्रेषण परक अनुवाद के महत्व को स्थापित करना एक रोचक विषय है, ये महत्वपूर्ण बात। अब हम चर्चा करते हैं गिडियन टोरी की। तो गिडियन टोरी की मान्यता क्या है, गिडियन टोरी का महत्व क्या है? गिडियन टोरी असल में उसी तरह से एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार माने जाते हैं जिस तरह से विटामर दीवार जो है, यानी इन दोनों को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने पॉलीसिस्टम थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन को स्थापित किया, यानी अनुवाद की बहुव्यवस्था। यानी अनुवाद को सिर्फ अनुवाद के दायरे में ही समझ करके देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंड्रे लेफेयर ने और दूसरे विचारकों ने सिर्फ अनुवाद को अनुवाद तक सीमित किया। लेफेयर ने भी अनुवाद को संस्कृत के साथ करके की, लेकिन इनका जो कथन है वो इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि अनुवाद का अध्ययन, जैसे बाद में लेफेयर ने भी बताया कि ट्रांसलेशनल टर्न इन कल्चर होना चाहिए। अभी तो कल्चरल टर्न इन ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन देखने की जरूरत है कि ट्रांसलेशनल टर्न इन कल्चर होता है या नहीं। इसका अर्थ ये कि जब संस्कृत का अध्ययन करें तो कैसे हम अनुवाद के स्तर पर कितना अंतरण होता है, कितना अंतर आता है, कितना मोड़ आता है, इसको देखने समझने की जरूरत होती है। तो अब हम यहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं गिडियन टोरी की। तुलनात्मक विश्लेषण का अवकाश ज्यादा नहीं है, लेकिन बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि दोनों की भूमिकाओं को हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो शायद सही दिशा में बात आगे बढ़ा सकते। अब हम देखें कि कैसे जो है इन्होंने बताने की कोशिश की कि अनुवाद की क्या स्थिति होती है, अनुवाद की भूमिका क्या होती है, इसके नॉर्म्स क्या होते हैं। तो इनका एक बहुचर्चित निबंध है जिसमें बहुत सी स्थापनाएं इन्होंने की है। उसका शीर्षक है द नेचर एंड रोल ऑफ नॉर्म्स इन ट्रांसलेशन, यानी नॉर्म्स इन ट्रांसलेशन। सबसे ज्यादा ध्यान किस पर किया गया है कि अनुवादक के भी तो कुछ मानदंड, कुछ आदर्श होते हैं, यानी अनुवादक के आदर्श की भूमिका और उसकी प्रकृति पर विचार करना। और इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुवादक की प्रकृति के बजाय अनुवाद की प्रकृति क्या होनी चाहिए, इस पर बल देना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को समझने की, रेखांकित करने की जरूरत है। तो वे कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके ही संदर्भों से हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। उनकी जो कुछ प्रमुख स्थापनाएं हैं उसका विश्लेषण करके ही इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहली बात वो कहते हैं, ट्रांसलेटरशिप अमाउंट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू बीइंग एबल टू प्ले a social role to fulfill a functional or function allotted by a community। इसको फिर से पढ़ते हैं, दोहराते हैं स्पष्टता के कारण। ट्रांसलेटरशिप amounts first and foremost to being able to play a social role to fulfill a function allotted by a community। इसका विश्लेषण करते हैं एक एक शब्द का। ट्रांसलेटरशिप पहली बार चर्चा हुई। वो कहते हैं कि ट्रांसलेटरशिप की या कैपेसिटी या इस ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर की कैपेसिटी को लेकर के समाज में बहुत सी चर्चाएं नहीं हुई। उसकी चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक शब्द की व्याख्या। ट्रांसलेटरशिप यानी अनुवादकत्व, यानी अनुवादक की भूमिका या अनुवादकत्व क्या है, ये उसकी पहली और आखिरी शर्त क्या है कि वो सोशल रोल, वो सामाजिक भूमिका निभाने में सक्षम हो।
अगर वो एबल नहीं है तो वो कार्य नहीं करता। वन हैज टू बी एबल टू प्ले द रोल ऑफ translator as defined by the society. One has to take that into account. तो यानी ट्रांसलेटरशिप क्या होनी चाहिए, अनुवादकत्व तो क्या है, कि उसकी पहली और आखिरी शर्त यह है कि वो समाज के द्वारा उसको दिए गए कार्य को सही ढंग से कर पाता है या नहीं, इसको देखने की जरूरत, इसका विश्लेषण करने की जरूरत। और दूसरी बात ये है कि ये इसके साथ साथ वो बताते हैं कि सोशल एक्टिविटी है, ये कोई अलग से दिया हुआ कार्य नहीं है कि ऑफिस में एक कर्मचारी को अनुवादक के रूप में, एक अनुवादक को उसके अधिकारी ने अनुवाद कार्य करने के लिए नहीं, ये कम्युनिटी ने अलॉट किया है। एक समुदाय ने सामाजिक कृत्य के रूप में किसी व्यक्ति को अनुवादक की भूमिका के रूप में कार्य आवंटित किया, और वो सही ढंग से कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। इसका परीक्षण कैसे हो सकता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य, और इस चुनौतीपूर्ण कार्य में वो कितना सफल होता है, कितना खरा उतरता है, ये उसके गुण और उसकी वैशिष्ट पर ये निर्भर करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो कथन है उनका, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, स्थापना है, क्या करना चाहिए ट्रांसलेशन को, टू अप्रोप्रिएट इट्स ओन टर्म ऑफ रेफरेंस। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुवादक को क्या करना चाहिए, अपने TOR को डिफाइन कर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। मतलब ये नहीं है कि जैसे हम कोई कार्य अनुबंध के आधार पर करते हैं, नहीं, अनुवादक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए टू अप्रोप्रिएट इट्स ओन TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कैसे उसकी अपने ढंग से व्याख्या करें। अगर किसी ने अनुवाद कार्य दिया, ये मान लीजिए सामाजिक कृत्य सोशली अलॉटेड एक्ट है, तो भी जैसे अभी उन्होंने कहा कि इट इज एन एक्ट अलॉटेड बाय द कम्युनिटी, तो क्या करना चाहिए, तो वन हैज टू गेट ए फ्रीडम टू अप्रोप्रिएट द TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, डिफाइंड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसको इस रूप में देखने की जरूरत है, और इसके इस संदर्भ में समझे बिना, देखे बिना अनुवादक की भूमिका की सही परीक्षा हो नहीं सकती, उसकी व्याख्या ऐसी हो ही नहीं सकती। अगली जो महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ट्रांसलेशन करते समय अनुवाद को क्या करना चाहिए। असल में बाइलिंगुअल स्पीकर, इस टर्म को पहली बार इन्होंने, गिडियन टोरी ने स्थापित किया। ट्रांसलेशन करने वाला जो है, वो ट्रांसलेटर इज बेसिकली बाइलिंगुअल स्पीकर, वो द्विभाषी व्यक्ति है। द्विभाषी व्यक्ति ही अनुवाद कर सकता है ना। ये बात अलग है कि कुछ लोग भाषा को नहीं जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन भाषा को समझ लेते हैं। तो जो भाषा की चार तत्व है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, इसमें चारों तत्व हो तो भाषा का ज्ञानी वो कहलाया जा सकता है। लेकिन अनुवादक के लिए जरूरी नहीं कि वो उसको बोलना आता हो, उसको समझना आना चाहिए, पढ़ना तो आना ही चाहिए। तो तीन कंपोनेंट तो जरूरी है, क्या कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, और रीडिंग होनी चाहिए। ये तीन तत्व होना ही चाहिए। और हाँ, एक और छूट कभी कभी मिल सकती है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा है, उसको फ्रेंच लिखना नहीं आता है, लेकिन फ्रेंच अच्छी तरह समझ सकता है, फ्रेंच अच्छी तरह पढ़ सकता है, तो भी वह अनुवादक की भूमिका निभा सकता है, लेकिन पूर्णता नहीं प्राप्त होगी और उसमें समस्याएं आएंगी। तो कम से कम उसे बायलिंगुअल स्पीकर जब वो कहना चाह रहे हैं, तो उनका मतलब ये है कि द्विभाषी होना चाहिए, द्विभाषाविद होना चाहिए। तो बायलिंगुअल स्पीकर एज ट्रांसलेटर to gain recognition in his her capacity as translator। अनुवादक के रूप में ये जो दुभाषी व्यक्ति है वो अपनी पहचान बना पाए समाज में, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए। और बहुत स्पष्ट रूप से गिडियन टोरी कहते हैं कि नहीं, दैट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड सो फार। यानी अनुवाद के अध्ययन के संदर्भ में जो दुभाषी व्यक्ति है, जो भाषाभाषी है, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए,
उसको क्या अनुवादक के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। इस पर चिंतन करने की, विचार करने की आवश्यकता है। अब क्या है कि ट्रांसलेशन क्या है, इसको उन्होंने बताने की कोशिश की है, नॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो नॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन को कैसे डिफाइन किया है? ट्रांसलेशन एज ए नॉन गवर्नड एक्टिविटी। ध्यान देने योग्य बात है, अनुवाद एक अनिर्दिष्ट कार्य है। यानी ऐसा कोई कार्य नहीं है कि एक इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ, एक डायरेक्टर बैठा हुआ और आपको घड़ी घड़ी ये चेतावनी देता है कि ऐसा करो, डू एज डायरेक्टेड। ऐसा नहीं है। इट इज ए नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नड एक्टिविटी। यानी ये कोई निर्दिष्ट कार्यवाही नहीं है, निर्देशित की हुई कार्यवाही नहीं। इसको इस रूप में समझने की जरूरत है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए कैसे कार्य किया जाता है। यानी कि एक भाषा में कोई पाठ है वो होना जरूरी है। अनुवाद में गवर्नड एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन क्या क्या होना जरूरी है? बीइंग ए टेक्स्ट इन ए सर्टेन लैंग्वेज। अनुवाद कैसे होगा कि किसी भाषा में कोई पाठ का होना तो जरूरी है, बिना पाठ के कैसे कार्य होगा। फिर दूसरा क्या जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूटिंग ए रिप्रेजेंटेटिव in that language culture of another pre-existing text in some other language। दूसरी क्या बात होनी चाहिए कि पहला कार्य होना चाहिए being a text in a certain language। तो अनुवाद के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि किसी भाषा में कोई पाठ होना ही चाहिए। बिना पाठ के तो अनुवाद कैसे करेंगे? यद्यपि अन्य उदाहरण अनुवाद के हैं कि जब हम इमेज की ट्रांसलेशन करते हैं, डांस का अनुवाद करते हैं, या हम जो इंटरमीडियल ट्रांसलेशन की बात करते हैं, वो एक अलग संदर्भ है। यहाँ हम चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं। उसको भी नृत्य को का अनुवाद कैसे हो सकता है, संगीत का कैसे हो सकता है, या जो अदृश्य कलाएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जो अमूर्त कलाएं हैं, उनको भी अनुवाद के दायरे में कैसे रखा जाएगा, ये एक अलग चर्चा और विवेचन का विषय है। लेकिन प्रमुख बातें क्या है? बीइंग ए टेक्स्ट इन सर्टेन लैंग्वेज, पहली तो ये शर्त है कि उस भाषा में किसी भाषा में एक पाठ है। दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिंग ए रिप्रेजेंटेटिव in that language or culture of another pre-existing text in another language। मतलब जब हम अनुवाद करें तो पहले से जो मौजूद कोई पाठ है दूसरी भाषा में, तो उसका तुलनात्मक विश्लेषण भी हो सकता है। उसको समझने के आधार पर भी हम कोई अनुवाद कार्य कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। तभी सही ढंग से अनुवाद के साथ न्याय हो सकता है, तभी सही अनुवाद कार्य संभव है। तो यानी प्री एग्जिस्टिंग टेंस, पहले से मौजूद कोई पाठ हो तो उसका विश्लेषण करके उसके आधार पर कोई। अब ट्रांसलेशनल नॉर्म्स क्या है? अनुवाद के मानदंड क्या है, मर्यादाएं क्या है? तो दो तरह की मर्यादाएं उन्होंने बताई है, एक टेक्सुअल, एक एक्स्ट्रा टेक्सुअल। तो टेक्सुअल क्या होती है? तो पाठ के भीतर ही होती है कि वहाँ शब्द क्या है, अर्थ क्या है, वाक्य संरचना क्या है, भाव क्या है, सरोकार क्या है, ये टेक्सुअल के दायरे में। तो एक्स्ट्रा टेक्सुअल होती है, यानी जो बिटवीन द लाइंस मीनिंग खोजने की, जो इम्प्लिसिट मीनिंग खोजने की बात की जाती है, अंतर्निहित अर्थ को खोजने की बात की जाती है, क्या जब हम उस अर्थ से भिन्न एक कोई अन्य अर्थ खोज लेते हैं, जैसे रामायण के संदर्भ में, महाभारत के संदर्भ में, अलग अलग महाभारत, अलग अलग रामायण, अलग अलग तरह की व्याख्याएं जब होती है, कहीं कहीं तो चरित्र भी अपना रूप बदल देते हैं, चरित्रों की व्याख्याएं अलग हो जाती हैं, कहीं संबंधों के सरोकार बदल जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टेक्सुअल रेफरेंसेज हैं, इसका भी कैसे सरोकार किया जाए, इसके साथ किस तरह से न्याय किया जाए, और इस तरह के एक्स्ट्रा टेक्सुअल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए जो गतिविधियां अनुवादक करता है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में उन्होंने इसका विश्लेषण
करने का प्रयास किया। तो अभी हमने पीटर न्यूमार्क और गिडियन टोरी के अनुवाद सिद्धांतों के विषय में संक्षेप में जानकारी दी और हमने बताने की कोशिश की कि कैसे पीटर न्यूमार्क अनुवाद के प्रकारों की व्याख्या करते हैं, अर्थ केंद्रित अनुवाद और संप्रेषक केंद्रित अनुवाद के संदर्भ में उनके विचार क्या हैं और कैसे उन्होंने अर्थ केंद्रित अनुवाद की सीमाएं भी बताई और संप्रेषक केंद्रित अनुवाद के संबंध में उनकी क्या मान्यता है उसको भी हमने समझने की कोशिश की। हमने गिडियन टोरी के संदर्भ में ये जानने की कोशिश की कि कैसे जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद एक कार्य है और अनुवाद का कार्य अनुवादक को कैसे दिया जाता है, एक सामाजिक सरोकार के रूप में, सामाजिक कृत्य के रूप में, अलॉटेड पहले से आवंटित कार्य के रूप में अनुवाद कैसे दिया जाता है, ये भी जानने की कोशिश की कि एक द्विभाषी व्यक्ति को अनुवादक के रूप में अपनी पहचान बनानी है। इसके संदर्भ में अभी तक अनुवाद अध्ययन में कोई विवेचन नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ, तो भी ध्यान आकृष्ट किया गिडियन टोरी ने। गिडियन टोरी ने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे अनुवाद कोई एक नॉन गवर्नड एक्सरसाइज है, इसका मतलब कि अनुवादक को कुछ भी और दूसरी बात ये है कि अनुवादक अपनी निष्ठा के साथ, अपने विवेक के साथ अनुवाद कार्य करेगा। इसके साथ साथ अनुवाद करते समय किन किन बातों की आवश्यकता होती है, अनुवाद करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी आवश्यक है, कैसे पाठ का होना अनिवार्य है, कैसे जब अनुवाद किया जाता है तो भाषा के पाठ में जो अंतर्निहित तत्व है उसका कैसे विश्लेषण होता है। इसके साथ साथ अनुवाद के जो नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं, वो क्या हो सकते हैं, तो वो पाठपरक भी हो सकता है और पाठ्येतर भी हो सकता है, टेक्सचुअल भी और एक्स्ट्रा टेक्सचुअल भी। तो इस संदर्भ प्रकार हमने संक्षेप में अभी आधुनिक चिंतकों में गिडियन टोरी और पीटर न्यूमार्क के संदर्भ बातें की। आशा है ये जानकारी और ये विचार आप लोगों को उपयोगी लगे होंगे और इसके साथ जुड़ करके आपको अच्छा अनुभव हुआ होगा। इसको सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।